आज हम करेंगे आपका दूसरा पाठ, ध्वनि, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था। अब पहले चैप्टर में हमने भाषा, लिपि और वर्ण के बारे में पढ़ा था। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। ध्वनि तथा वर्ण। जब आप भाषा के शब्दों को बोलते हैं तो पता चलता है कि इन शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। जैसे मामा शब्द की रचना म हलंत धन आ, धन म हलंत धन आ ध्वनियों के मेल से हुई है। मामा शब्द जो है माँ और माँ को मिलाकर हुआ है। और माँ को कैसे लिखते हैं? म हलंत धन आ की मात्रा लगाकर माँ 2 बार करने पर आपको उनके मेल से मामा ध्वनि आता है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि हर भाषा में 2 तरह की ध्वनियां होती है, स्वर तथा व्यंजन, और इन्हीं दोनों तरह की ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मौखिक भाषा का आधार भाषा की ध्वनियां फोन्स होती है। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण या अल्फाबेट्स कहते हैं। अतः भाषाओं में ध्वनियों तो समान हो सकती है, पर उनके लिए बनाए गए वर्ण प्राय अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में ग, द तथा स वर्ण जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, रोमन लिपि में जी, डी तथा एस वर्ण उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि बेसिक हमारा जो ध्वनियाँ हैं जिससे बोलियाँ बनती है, भाषा बनती है, उनसे हम जब लिखित में लिखेंगे तो वर्ण में लिखेंगे, और वर्ण को लिखने के लिए हमें चाहिए होता है लिपि। ठीक है, कुछ लिपि चिन्हों के साथ हम इनको लिख सकते हैं। बेसिकली आपका जो है आपके अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ध्वनियां तथा उनका उच्चारण। अब प्रश्न उठता है कि ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि ध्वनियों का उच्चारण मुख से किया जाता है, फ्रॉम योर माउथ। वास्तव में बोलते समय फेफड़ों, लंग्स से आने वाली वायु को मुख के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। द एयर विच यू आर ब्रीदिंग इन, आप जो हवा अंदर ले रहे हैं वो आपके लंग्स को भरता है उस हवा के साथ, और उससे जो जब आप ध्वनियाँ निकालते हैं तो वो वास्तव में बोलते समय फेफड़ों से आने वाली वायु, मतलब लंग्स से आने वाली जो एयर है, उसको मुख के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। मुंह बंद करके कोई नहीं बोल सकता है। क्या आप मुंह बंद करके बात कर सकते हैं? नहीं। जब वायु मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तो 2 काम होते हैं। कभी इस वायु को बिना किसी रुकावट या अवरोध, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन से बाहर निकाला दिया जाता है, और कभी बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में जीभ या निचले ओठ द्वारा रुकावट पैदा की जाती है। सो देयर आर 2 ways in which the air which you exhale from the lungs will come out from your mouth and words are formed. दो वेज क्या है? एक तो विथ ऑब्स्ट्रक्शन एंड दूसरा विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। अब विथ ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है? आपके मुंह में आप जब बोलते हैं तो क्या चीज़, 2 चीज़ आपके ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं वायु को। द एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय 2 things. वन इज योर लोअर, निचला होठ, निचले होठ, दैट मीन्स लोअर लिप, एंड योर जीभ, दैट मीन्स योर टंग। ठीक है, वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले इन दोनों अंगों, जीभ तथा निचले ओठ को उच्चारण अवयव, आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस, दोनों अंगों, जीभ तथा निचले ओठ को उच्चारण अवयव। ठीक है, सो द 2 things which will form an obstruction to the air which is coming out from your mouth to form the words is your lower lip and your tongue. इसको हम बोलते हैं निचले ओठ और जीभ। ठीक है, स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां। स्वर देखेंगे। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। स्वर मतलब आपको पता है 11 स्वर है।
ठीक है। तो इन 11 स्वरों में आप जब बात करते हैं तो कोई भी रुकावट नहीं होती है वायु में। जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, जैसे आ, ई, ए, ओ आदि। व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, परंतु यदि आप देखिए, आप बोल के देखिए, प या त का उच्चारण करेंगे तो रुकावट आ रही है ना, आपका जीभ बीच में आ रहा है जब त बोल रहे हैं, प जब बोल रहे हैं तो लोअर लिप इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ एयर। तो ऐसे बोल के समझिए। परंतु यदि आप प या त का उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा कि प के उच्चारण के समय निचला ओठ ऊपर उठकर ऊपर की ओठ को स्पर्श करता है। इट टचेस द लोअर लिप इज टचिंग द अपर लिप एंड कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द एयर टू फ्लो फ्रीली। दैट इज वाई व्यंजन बोलते वक्त देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, और मुख से बाहर निकलने वाली वायु का रास्ता पूरी तरह रोक देता है। प बोलिए, प, फिर आपको समझ में आएगा। बाद में जब ओठ नीचे आता है तब वायु बाहर निकलती है। बोलिए प। अब जब वायु बाहर निकल रहा है तब क्या हो रहा है, बाद में जब ओठ नीचे आते हैं तब वायु बाहर निकलती है। इसी तरह से त बोलिए, त के उच्चारण में जीभ को रोक ऊपर के दांतों को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है। बोलिए त कहां पर छू रहा है, आपके ऊपर के दांतों को स्पर्श मतलब टच करके वायु का रास्ता रोकती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य, मीनिंग इतना ही है कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आर्टिकुलेटर्स जीभ या ओठ मुख में विभिन्न स्थानों पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। दैट मीन्स इन योर माउथ देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज योर टंग एंड योर लोअर लिप। ठीक है, जो कि सिर्फ व्यंजन के ध्वनियों में उच्चारण करते वक्त ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। इनके अलावा यह भी ध्यान रखिए कि अलग से स्वतंत्र रूप में व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। आप प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो आदि तो बोल सकते हैं, पर स्वर रहित प अलग से नहीं बोल सकते। स्वर रहित मीन्स विदाउट योर अ, आ, ई, उसके बिना नहीं बोल सकते। ठीक है। अब स्वर ध्वनियां तथा उनके भेद। हिंदी में दो तरह की स्वर ध्वनियां हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। अब इस वीडियो को देखने से पहले 6th स्टैंडर्ड के वीडियो को जरूर देखिए। मैं यहाँ पर एक लिंक डाल दूंगी, उसमें मैंने डिटेल में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का वीडियो डाला है। अगर वो वीडियो आपका क्लियर हो जाए तो ये चैप्टर समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो हिंदी में दो तरह की स्वर ध्वनियां हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर में अंतर क्या है? ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर का अंतर दोनों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है। दोनों के उच्चारण के लगने वाले समय, ठीक है, व्हाट टाइम इट इज टेकिंग टू pronounce these two words is the difference between ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर। ठीक है, उस पर आधारित है। वास्तव में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। दैट मीन्स दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 times द टाइम टेकन टू प्रोनाउंस योर उच्चारण करना ह्रस्व स्वर में। इफ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर टेक्स 2 times द टाइम टेकन टू उच्चारण करोफाई योर ह्रस्व स्वर। हिंदी के ह्रस्व स्वर। संस्कृत से हिंदी को निम्नलिखित 4 ह्रस्व स्वर प्राप्त हुए थे, अ, ई, उ तथा इनमें से री। इसको आपको याद करना है। संस्कृत से हिंदी को निम्नलिखित 4 ह्रस्व स्वर प्राप्त हुए हैं, अ, ई, उ और री का उच्चारण स्वर के रूप में समाप्त हो गया है। इससे र व्यंजन के रूप में बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब हिंदी के दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। इसको आपको याद रखने कि ये आपके सारे दीर्घ स्वर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख स्वर और उनका उच्चारण। अब री स्वर जो है, संस्कृत में री का उच्चारण और हिंदी में रू के उच्चारण में काफी अंतर आ गया है। हिंदी में आने के बाद स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। ठीक है, हिंदी भाषा इसका उच्चारण र हलंत ई री के रूप में करने लगे हैं। हिंदी में रिक्त तथा ऋचा
शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर संस्कृत के वे शब्द जिनमें री स्वर आता था उनका लेखन संस्कृत को ही भांति रु वर्ण से ही किया जाता है, जैसे ऋतु, ऋषि, मृग, दृश्य आदि। तो ये आप ध्यान से याद रखिए। अब अनुनासिक स्वर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। अनुनासिक संस्कृत से प्राप्त सभी स्वर ध्वनियां निर्नुनासिक, नॉन नेजल या मौखिक ओरल थी। ठीक है, जो संस्कृत से प्राप्त की हुई स्वर ध्वनियां, अर्थात इनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख के रास्ते से ही बाहर निकलती है। लेकिन हिंदी में आकर सभी स्वरों का उच्चारण दो तरह से होने लगा, केवल मुख से हवा बाहर निकालकर तथा मुंह के साथ साथ नाक से भी वहां बाहर निकालकर। तो ध्वनियां कैसे हिंदी में निकलती है? एक तो आपके मुख से हवा बाहर निकालकर, मुख से मतलब फ्रॉम योर माउथ द एयर इज कमिंग आउट एंड यू आर एबल टू प्रोनाउंस सम वर्ड्स। एंड दूसरा है मुंह के साथ साथ नाक से भी, ठीक है, अलॉन्ग विथ योर माउथ फ्रॉम योर नोज ऑल्सो सर्टन वर्ड्स आर बीइंग प्रोनाउंस्ड। सो इस तरह हिंदी में दो तरह के स्वर हो गए, निर्नुनासिक, निर मीन्स विदाउट यूजिंग योर नासिक, निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर ओरल वॉवल्स, तथा नासिक्यकृत स्वर नेसलाइज्ड वॉवल्स मीन्स यूजिंग योर नोज ऑल्सो, नोज अलॉन्ग विथ योर माउथ। नासिक्यकृत स्वरों को ही अनुनासिक कहा गया। अतः अनुनासिक वे स्वर है जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। अनुनासिक मतलब माउथ एंड नोज बोथ आर इन्वॉल्व इन प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स। ठीक है, अब अनुनासिकों का लेखन, अनुनासिक स्वरों को लिखकर दिखाने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। ठीक है, ये याद रखेंगे, दो चिन्ह क्या है, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। बिंदु इज एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर डॉट और यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक चंद्र बिंदु। ठीक है, बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम क्या है? जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा, दैट मीन्स दिस इज जस्ट शिरोरेखा, ये जो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन है इसको शिरोरेखा बोलते हैं, उसके ऊपर स्थान खाली है अर्थात मात्र चिन्ह नहीं है, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, जैसे अंगीठी, अंगोछा, आंख, गांव, चांद, भांग, पूछ, मूंछ आदि। अब जिन स्वर्ण वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्र चिन्ह लगे हुए हैं तो उन वर्णों के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा, जैसे सींच। देखिए सींच में आपका ऑलरेडी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा है तो उसमें आप सिर्फ बिंदु लगाएंगे। गेंद में गे ऑलरेडी ए की मात्रा लगी हुई है तो हम सिर्फ बिंदु लगाएंगे। गोंद में ओ की मात्रा है, ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ओ की मात्रा है तो हम सिर्फ बिंदु लगाएंगे। चोंच में ओ की मात्रा है तो सिर्फ बिंदु लगाएंगे। केंचुली में के की ए की मात्रा है तो हम सिर्फ बिंदु लगाएंगे। तो ऐसे हम बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब व्यंजन ध्वनियां तथा उनके भेद समझते हैं। व्यंजनों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर एवं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। आइए इन दोनों आधार पर किए गए व्यंजनों के भेदों को विस्तार से समझते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताया गया था कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। इन हम सबके मुख के ऊपरी जबड़े, अपर जॉ के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जीभ या निचला ओठ पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। सो लाइक आई टोल्ड यू दैट टू थिंग्स ऑब्स्ट्रक्ट योर फ्लो ऑफ एयर, वन इज योर लोअर लिप and one is your tongue. Now which place of the upper jaw this lower lip and your tongue touch, they are called your उच्चारण स्थान। ठीक है, हमारे मुख में प्रमुख उच्चारण स्थान है ऊपर का ओठ, ऊपर के दांत, वत्स, ऊपर दांतों के पीछे का कठोर भाग। ठीक है, यू कैन जस्ट फील विथ योर टंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऊपर दांतों के पीछे का कठोर भाग, ठीक है, जस्ट फील इट, यू विल गेट टू नो। तालु, मूर्धा, कंठ, स्वर यंत्र आदि, इन स्थानों पर अवरोध होने के कारण, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वे ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वत्सर्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि कहे जाते हैं। यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि दो चीजें वायु का ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं आपके मुंह में, एक है आपका लोअर लिप और दूसरा है आपका
टंग या जीभ। अब यहाँ पर अपर जॉ में किन किन जगहों पर, जैसे आपके तालु, मूर्धा, कंठ, स्वतंत्र में कहाँ पर जाकर लगते हैं, वो ऊपर का ओठ है या ऊपर के दांत है या वस्त्र, उस स्थानों पर अवरोध होने के कारण जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं उन्हें हम ओष्ठ्य, मतलब अपर लिप को अगर छूता है तो ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य अगर जॉ अपर टीथ को लगते हैं, ठीक है, वस्त्र, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि कहा जाता है। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। अब उसके बेसिस पर हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित से उच्चारण के स्थान पर होने वाले व्यंजनों के वर्गीकरण को समझाया जा सकता है। कंठय क वर्ग वाले, तालव्य च वर्ग वाले। अब आप बोलिए क, बोलिए क कहाँ से आ रहा है, आपके कंठ से आ रहा है, क विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तालव्य च, अब बोलिए च, बोलिए च, तो वो है तालव्य। मूर्धन्य ट, ट बोलिए, ट ठ ड ढ न, ये सब बोल के आपको इनको देखना है। यू हैव टू स्पीक आउट दीज, उच्चारण करके फिर आपको ये याद करना है, ठीक है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उच्चारण अवयवों जीभ और निचला ओठ द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के लिए जो जो प्रयत्न किए जाते हैं वे उच्चारण प्रयत्न कहलाते हैं। इन अलग अलग उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के अलग अलग भेद सामने आते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के कुछ भेद नीचे दिए जा रहे हैं। उच्चारण अव्यय का उच्चारण स्थान को स्पर्श करना अथवा न करना। स्पर्शीय व्यंजन, स्टॉप। स्पर्शीय व्यंजन मीन्स टच। वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में उच्चारण अव्यय मीन्स ऑब्स्ट्रक्शंस टू द उच्चारण अव्यय स्थान के स्पर्श करके मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पांचों वर्गों क, च, ट, त तथा प वर्ग के सभी 25 व्यंजन स्पर्शीय व्यंजन के उदाहरण हैं, ठीक है। स्पर्शीय व्यंजन मतलब ऑल दैट विच हैव सम स्टॉप्स, सो दे आर ऑल योर क वर्ग के, च वर्ग के, त और प वर्ग के जो सभी 25 व्यंजन हैं उन सबको हम स्पर्शीय व्यंजन के उदाहरण में मानते हैं। संघर्षी व्यंजन ऑफ फ्रिकेटिव्स। इन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अव्यय मतलब द ऑब्स्ट्रक्शंस उच्चारण स्थान का स्पर्श तो नहीं करते पर उनके इतना अधिक निकट पहुंच जाते हैं कि मुख से बाहर निकलने वाली वायु इन दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप जो व्यंजन उच्चारित होते हैं वे संघर्षी मतलब विद सम लिटिल फोर्स कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले हिंदी के व्यंजन है स, श, श, ह, ज, फ आदि। आप बोल के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुख और नासिका दोनों के अथवा केवल मुख से वायु बाहर निकलना। नासिक्य तथा निर्नासिक्य मतलब एक तो आपको थ्रू द नोज एंड थ्रू द नोज एंड द माउथ, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका मतलब माउथ एंड नोज नेजल पैसेज दोनों मार्गों से बाहर निकलती है वे व्यंजन नासिक्य व्यंजन तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से ओनली फ्रॉम द माउथ से बाहर निकलती है वे मौखिक या निरुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह नासिक्य व्यंजनों के अंतर्गत वर्गों के सभी पंचम व्यंजन फिफ्थ व्यंजन, ठीक है, म, न, ण, ज, ड़ तथा अनुस्वार आते हैं। जैसे ये वाले ये जो पंचम वर्ग है उनमें आते हैं, ठीक है। देखिए ये 5 जो है ये आपके पंचम वर्ग है तो इनमें ही आपके आते हैं अनुस्वार और जो बोलते हैं इस तरह नासिक्य व्यंजनों के अंतर्गत वर्गों में सभी पंचम व्यंजन ही आते हैं, ठीक है। इन्हें छोड़कर शेष बचे अन्य व्यंजन निरुनासिक है। इन को छोड़कर बाकी सब निरुनासिक है। अवरोध की मात्रा कम। अंतस्थ व्यंजन इस वर्ग में आने वाले व्यंजन है य, र, ल तथा व। संस्कृत आचार्यों ने इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा था। इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव ऑब्स्ट्रक्शंस द्वारा मुख में अवरोध तो उत्पन्न किया जाता है पर अवरोध की मात्रा कम होती है। इस वर्ग में आने वाले व्यंजनों के 3 भेद किए गए हैं, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक। य व आते हैं अर्धस्वर में, लुंठित में र आता है और पार्श्विक में ल आता है।